राज, अभी जो लड़के मिले थे मैं शायद उनसे पहले कभी नहीं मिली। जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आई थी तब भी शायद मैंने किसी लड़के को नहीं देखा था। फिर वो मुझे कैसे जानते हैं? रास्ते में चलते चलते रूबी ने राज से पूछा। मुझे लगता है उन लोगों ने रोहन या किसी और से तुम्हारे बारे में सुना होगा और किसी न किसी ढंग से तुम्हारी फोटो हासिल कर ली होगी। राज ने पलके झपकाते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बात बहुत ही बेहुदा थी। उनकी बातों और उनके लहजे से लग रहा था कि वो तुम्हारी बहन से अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे। साथ ही साथ जब तुमने उनसे मुझे मिलवाया तो वो लड़के काफी हैरान नजर आ रहे थे, जिससे एक बात तो साफ थी कि वो पहली बार मुझसे मिल रहे थे। इसीलिए तुम्हें मुझसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वो लोग जिसे तुम्हारी बहन कह रहे थे, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? क्या वो तुमसे उम्र में बड़ी है, इसीलिए तुम हमें उससे मिलवाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो? रूबी ने गुर्राते हुए कहा। राज की बहन अभी भी काफी चौकन्नी थी। वो समय समय पर जासूसों की तरह बातें करती थी और राज के झूठ बाहर निकाल लेती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, राज ने सीरियस होकर कहा। ये सच है। हालांकि तुम वाकई किसी लड़की को लेकर हॉस्टल गए थे, है ना? क्या तुमने दोस्ती के आगे कुछ करने का सोचा है? वैसे भी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार करना आजकल बहुत ही आम हो गया है। साथ ही साथ अगर उससे शादी कर ली जाए तो वो बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल भी रख सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी पापा को इससे दिक्कत हो सकती है, रूबी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। रूबी ने राज को किसी बात को कहने तक का नहीं छोड़ा था। राज अब हैरान था कि आखिर क्या जवाब दे। साथ ही उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि रूबी गर्लफ्रेंड को शादी तक क्यों ले गई थी। क्या स्कूल में एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते थे? क्या इसे शादी से ही जोड़ा जाना चाहिए? अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, लेकिन यदि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो मुझे जरूर बताना। अब मैं चलती हूँ, रूबी ने राज के कंधे को थपथपाकर कहा और स्माइल करते हुए वहां से चली गई। राज ने भी हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा और राहत की सांस ली। राज रूबी के सामने एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि रूबी राज को इतने अच्छे से जानती थी कि उसकी छोटी छोटी बातें भी पकड़ लेती थी। आज तो राज की किस्मत अच्छी थी कि रूबी ने जादूगरी से जुड़ी कोई भी बात उससे नहीं पूछी थी, वरना राज बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। क्योंकि आज भी आम इंसानों के लिए जादू बस सपने की तरह ही था। कोई भी आम इंसान असली दुनिया में जादू जैसी चीज का होना समझ ही नहीं सकता था। राज के सामने सीधी सौ की एक बात थी कि वो रूबी को तब तक जादू के बारे में नहीं बता सकता था जब तक वो पूरी तरह से तैयार ना हो जाए और अपने परिवार वालों की हिफाजत करने के काबिल ना हो जाए। राज अपने ही ख्यालों में खो चुका था। लमकरण ने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था कि ऐसी बातों को आम लोगों को न बताया जाए, वरना उसके करीबी लोगों पर खतरा मंडरा सकता था। इस बारे में सोचते हुए राज को अचानक याद आया कि कोई उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। भले ही राज में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन वो किसी से डरने वालों में से भी नहीं था। शाम को 6 बजे तक राज यासीन के कमरे तक पहुंच गया। तब तक रोहन और गणेश टल्ली हो चुके थे और एक दूसरे के गले लगे हुए थे। गणेश अपने दुख में बहुत ही दुखी था, जबकि रोहन उसे गले लगाकर उसे सहानुभूति दे रहा था, जैसे वो हमेशा गणेश के साथ खड़े रहने की कोई कसम खा रहा हो। भले ही वो दोनों हिंदी में ही बात कर रहे थे, लेकिन राज को उनकी बातों का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि टल्ली होने के बाद लोग आखिर किस भाषा में बात करने लगते थे। यासीन बस मुस्कुरा रहा था। राज, तुम्हें पता है कि गणेश के साथ क्या हुआ है? जब ये यहाँ आया तो इसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो खींचकर रोहन को ले गया और तभी से ये लोग बिना रुके पीने में लगे हुए हैं।
थोड़ी देर बाद ये जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इसके साथ ठीक नहीं हुआ। अब मैं जीना नहीं चाहता और ना जाने क्या क्या बकवास। मुझे तो इसकी बातों में कोई सिर पैर नजर नहीं आया। मुझे तो इस तरह का चिल्लाना बहुत ही भयानक लगा। यासिन ने राज से पूछा। सच कहूं तो मुझे इस पूरी वारदात के बारे में पता है, राज ने हंसते हुए कहा। राज ने हॉस्टल में हुई सारी वारदात के बारे में यासिन को बता दिया। बस उसने वो बात छुपा ली जो ज़ीशान ने उसके बारे में कही थी कि कोई उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि राज किसी भी हाल में अपने दोस्तों को किसी खतरनाक सिचुएशन में नहीं ढकेलना चाहता था। जैसे ही यासिन ने पूरी बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े ही अजीब से हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। ज़ीशान की बात कहें तो मेरी नजरों में उसका काफी अच्छा इंप्रेशन है। वो स्कूल के न्यूज़पेपर का काफी बड़ा हिस्सा है और जेंडर के हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक लड़की है। यासिन ने काफी सोचने के बाद कहा। कुछ दिन पहले कुछ जानकारी जुटाने के लिए वो स्कूल के न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में गया था, इसीलिए उसे इस डिपार्टमेंट के सभी खास लोगों के बारे में पता था। हालांकि मैंने कुछ देर पहले ही गणेश से उसके लड़का होने के बारे में पूछा था, तो ये बस नाम ऐसे हिलाता रहा और इसका चेहरा अजीब सा हो गया। फिर मैंने दोबारा पूछा कि क्या वो लड़की है, तो उसके एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गए, लेकिन फिर उसने नाम सिर हिला दिया। फिर मैंने उससे तीसरे जेंडर के बारे में पूछा, तो उसने सिर हिलाया और जोर जोर से कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम नहीं समझोगे। राज ने कहा। फिर तो मुझे लगता है कि एक ही चीज बचती है कि ज़ीशान ट्रांसजेंडर है, यासिन ने अनुमान लगाकर कहा। तुम्हारे कहने से मुझे भी लगता है कि एक ही चीज बचती है, राज ने कहा और गणेश की तरफ देखने लगा। उसे गणेश की हालत देखकर काफी दुख हो रहा था। ठीक है, चलो फिर गणेश का साथ देते हैं, यासिन ने कहा। ठीक है, राज ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। असल में राज और उसके दोस्त बस आज बाहर खाना खाने वाले थे। हालांकि गणेश की हालत देखकर उनके प्लान थोड़े बदलने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गणेश को इस सदमे से कैसे बाहर लाया जाए। इसीलिए यासिन ने घर पर ही खाना मंगा लिया था और कुछ ड्रिंक्स की जुगाड़ भी कर ली थी। रोहन और गणेश तो बस टल्ली होना चाहते थे और उनका खाने का कोई मन नहीं था। जल्दी वो दोनों पूरी तरह से ढेर होने लगे थे। इस जगह राज और यासिन ने चुपचाप अपना खाना खाना ही बेहतर समझा। हाँ यासिन, एक बात और सुनने में आया है कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला, राज ने पूछा। हाँ तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं चल पाया, क्योंकि हमें भी दोपहर में ही इसकी खबर मिली है और तुम दोपहर में क्लास में नहीं थे। उस समय तो तुम अपने उस अजीब से दोस्त के साथ चले गए थे। हाँ एक बात और, राज, जब तुम क्लास में नहीं थे तो रिया तुम्हारे बारे में पूछने आई थी, यासिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? राज यासिन को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। रिया, जिसके पीछे अभी तक राज पड़ा था, अचानक ही राज के पीछे पड़ चुकी थी और आए दिन उसके बगल में बैठ जाती थी। अब तो राज ने उससे कुछ कहना भी बंद कर दिया था। ऐसे में राज को समझ नहीं आया कि वो यासिन को क्या जवाब दे। साथ ही एक बात और भी हुई जब हम स्पोर्ट्स इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और एक कमाल की चीज हुई। मैं तुम्हें पूरी बात अच्छे से बताता हूँ। हुआ ये कि इस बार शायद 5000 मीटर की दौड़ होने वाली है। इतनी दौड़ तो शायद ही कोई दौड़ पाए। हमारी क्लास में कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। सबने एक दूसरे पर ही ये काम थोपना शुरू कर दिया और आखिर में ये फैसला हुआ कि जो भी क्लास में नहीं आया है उसे ये काम दे दिया जाए। मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ कि उस दिन बस तुम ही क्लास में नहीं थे, यासिन ने जोर से हंसते हुए कहा। ये क्या बात हुई? राज को महसूस हुआ कि उसके दिमाग की नसें फट जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 5000 मीटर में उसे शामिल करना कितना सही था। कोई भी इतना दौड़कर मर भी सकता था, लेकिन राज की किस्मत वाकई खराब थी।
लेकिन तभी राज का दिमाग चला। उसे याद आया कि यदि यही बात 2 दिन पहले हुई होती तो शायद वो इतना दौड़ने के बाद मर सकता था, लेकिन अब शायद वो दौड़ सकता था और शायद उसकी मौत भी नहीं होती। अब कुछ भी कहने करने से कुछ नहीं होगा। स्पोर्ट्स इवेंट की लिस्ट जा चुकी है। अब बस 7 जून को तुम्हें 5000 मीटर की दौड़ में शामिल होना है। अगर तुम इसमें शामिल होना ना भी चाहो तो भी कोई ना कोई जबरदस्ती तुम्हें इसमें शामिल करवाएगा ही। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम जीत भी सकते हो। इससे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो बस 5000 मीटर की ही तो बात है, मैं एक्स्ट्रा मार्क्स तो लेकर ही रहूंगा, राज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। ये हुई ना बात, यासिन ने शाबाशी देकर कहा। तभी रोहन जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में देखकर कोई भी समझ नहीं सकता था कि वो टल्ली था। राज ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही रोहन गणेश को दिलासा दे रहा था। इसके बाद भी उसके कान यासिन और राज की बातों में लगे हुए थे। राज ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही रोहन गणेश को दिलासा दे रहा था। इसके बाद भी उसके कान यासिन और राज की बातों में लगे हुए थे। गणेश अब जमीन पर लेट चुका था। किसी को नहीं पता था कि ऐसी कंडीशन में रोहन ने उससे कितने राज निकलवा लिए थे। राज भी रोहन को देखकर हंसने लगा, लेकिन अब उसे अपने दोस्तों और रूबी से सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि इन लोगों का दिमाग बहुत ही शैतानी भरा था। क्या राज थकान मिटाने वाली दवाई का एक बार फिर से इस्तेमाल करके 5000 मीटर की दौड़ जीतने के बारे में सोचेगा? राज, जिसने अभी अभी जादूगरी की दुनिया में कदम रखा था और जिसने अभी ही आधार बनाना शुरू किया था, अब वो एक आम इंसान नहीं रहा था। 2 बार थकान मिटाने वाली दवाई लेने के बाद और शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करने के बाद न सिर्फ राज के शरीर की ताकत बढ़ी थी, बल्कि अब और भी चीजें उसके अंदर आ चुकी थी। राज ने अपने आप को इससे बेहतर कभी महसूस नहीं किया था। अब राज अपने दोस्तों से हर मामले में बहुत आगे निकल चुका था। इसीलिए उसके दोस्तों का उससे किसी भी चीज में अब कोई मुकाबला नहीं था। इसके पहले जब भी राज ने ड्रिंक्स ली थी तो वो बहुत ही कम उन्हें पी पाता था, यहां तक कि शायद वो गणेश जितना भी नहीं पी सकता था। लेकिन आज वो रोहन और यासिन से भी ज्यादा ड्रिंक्स को एंजॉय कर चुका था। अपने दोनों दोस्तों के ढेर होने के बावजूद भी राज का दिमाग एकदम साफ था। वो आसानी से चल फिर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रिंक्स की जगह पानी ही पी रहा था। अपने तीनों साथियों को बिस्तर पर लेटाने के बाद राज ने कुल्ला किया और हॉस्टल जाना बेहतर समझा। उसे अपने दोस्तों के साथ अब और वक्त बिताने का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि अब वो बोलने की हालत में भी नहीं थे। इसके अलावा उसे अपने तीनों टल्ली साथियों के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना था। जैसे ही राज ने अकेले चलना शुरू किया, वो फिर उसी गली के इलाके में पहुंच गया। क्या आज मुझे फिर से वो लड़की मिलेगी? लेकिन आज दोपहर में ही तो मैं उससे मिला था। बस ऐसा ना हो कि वो लड़की हमेशा ही यहाँ किसी ना किसी का इंतजार करती रहती हो। ऐसे में तो वो मुझे दिन में कितनी भी बार मिल सकती है, राज ने मन ही मन सोचा। हालांकि जैसा राज ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज यहाँ कितनी शांति है, राज ने सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा। अब पिछले कुछ दिनों से राज का हर दिन ऐसे ही शांति में बीतता था। जब वो सीनियर शल्य के साथ घर ढूंढने निकला था तब भी काफी शांति भरा दिन था। शल्य के बारे में सोचते ही राज के दिमाग में एक ख्याल उभरने लगा। उसे याद आया कि जब वो शल्य के साथ एक गली से गुजर रहा था तब शायद इतनी शांति नहीं थी। कोई तो उनका पीछा कर रहा था और शल्य से नजरें मिलते ही वो भाग गया था। इस बारे में ख्याल आते ही राज सोच में पड़ चुका था।
थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ा और चारों तरफ देखने लगा। बाहर आ जाओ, तुम इतने समय से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम खुद बाहर आते हो या फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूं? राज ने तेज आवाज में कहा। राज ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसके दिल में कुछ अनहोनी होने का अंदेशा होने लगा था। भले ही राज ने अभी अपनी आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसकी नजर और उसके बाकी सेंसेस आम लोगों से काफी बेहतर हो चुके थे। लेकिन अभी भी वो नौसिखिया ही था, इसीलिए लड़ाई के तजुर्बे के बिना वो इतनी आसानी से अपना पीछा करने वाले किसी को भी ढूंढ नहीं सकता था। राज तो बस ये पक्का करना चाहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। खैर, ये अच्छी ही बात होगी कि कोई उसका पीछा ना कर रहा हो, वरना जिस तरह से राज अभी बोला था उस हिसाब से अभी उसका मजाक उड़ सकता था। लेकिन अगर वाकई कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो तुरंत सामने आ जाए तो भी राज उससे निपटने के लिए तैयार था। इतने में ही राज ने अपना फोन जेब से निकाला और शल्य के नंबर पर उंगली रख ली। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होने वाला था तो वो तुरंत शल्य से मदद मांग सकता था। भले ही ये राज के लिए थोड़ा शर्मिंदगी भरा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए राज कुछ भी करने को तैयार था। राज अभी भी लगातार पीछे की तरफ घूर रहा था। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंधेरे से निकलकर बाहर आया। ये बुरा नहीं है, मुझे तो लगा कि मैं अच्छे से छुपा हुआ था, फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। एक लंबा सा लड़का अंधेरे से बाहर आकर बोला। वो सिर से गंजा था, लेकिन इस लड़के का चेहरा काफी शांति भरा था। इस लड़के को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इससे किसी भी तरह का खतरा था। इतना चौड़ा शरीर होने के बाद भी वो लड़का शांति से राज का पीछा कर रहा था। छुपने में शायद इस आदमी को महारत हासिल थी। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राज ने अपनी आंखें सिकोड़ कर पूछा। उसे इस आदमी में काफी ताकत नजर आ रही थी। इतना घबराओ मत राज, मैं भी तुम्हारी स्कूल का एक स्टूडेंट ही हूं। मैं लड़ाकू क्लब का वाइस प्रेसिडेंट नवीन हूं। उस लड़के ने अपने बारे में बताकर कहा और मुट्ठी बांधते हुए आगे बोला। मैं तुम्हारा पीछा इसीलिए कर रहा था क्योंकि कल रात हमारे लड़ाकू क्लब के 2 लोगों को तुमने तब मजा चखाया जब वो किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। अच्छा, तो उन लोगों ने रोते हुए तुम्हारे पास मेरी शिकायत लिखवाई। उन्होंने तो ये भी कहा होगा कि मैं उन्हें परेशान कर रहा था और अब तुम उनका बदला लेने मेरे पास आए हो। राज ने कहा। अगर ये बातचीत 2 दिन पहले हो रही होती तो राज शायद यहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता, लेकिन अपने सामने खड़े इतने बड़े लड़के को मुट्ठी बांधे देखकर भी राज अभी जस का तस खड़ा था, क्योंकि राज अभी तक 2 बार थकान मिटाने वाली दवाई ले चुका था और उसने शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस भी कर ली थी। इसीलिए अब उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। राज को इस लड़के से लड़ने में जरा भी झिझक नहीं हो रही थी। ये लड़का उन बुरे लड़कों का बॉस था, लेकिन ये वो नहीं था जो कल दोपहर को राज के बारे में पूछताछ कर रहा था, क्योंकि राज तो उन बुरे लड़कों से कल रात को ही मिला था। नहीं, उन लड़कों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मुझे ये बता पाए कि वो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मैंने तो उन्हें चुपके से बातचीत करते हुए सुना था, वरना मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि उनकी पिटाई हुई है। मुझे पता है कि वो कुछ बुरे लड़कों के साथ रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एक लड़की को परेशान करने की हिम्मत भी करेंगे। मैंने भी उन्हें बहुत मार लगाई और अब मुझे नहीं लगता कि वो अगले कुछ दिनों तक अपने बिस्तर से भी उठ पाएंगे। नवीन ने स्माइल करते हुए कहा। वो लड़की कोई कमजोर लड़की नहीं थी। शायद तुम्हें पता नहीं कि उस लड़की ने क्या कारनामा करके दिखाया था। अगर कल दोपहर तुम यहाँ होते तो तुम्हें पता चलता कि वो लड़की तो 10 सेकंड में ही 11 लड़कों को मजा चखा चुकी थी। उसे कमजोर समझना ठीक नहीं होगा। राज ने मनी मन सोचा। फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राज ने धीमी आवाज में पूछा।
बात यह है कि उन दो लड़कों ने मुझे तुम्हारे बारे में जितना बताया उस हिसाब से मुझे तुम थोड़े खास लगे, तो इसीलिए मैं खुद ही तुमसे मिलने चला आया, नवीन ने स्माइल करते हुए कहा। नवीन बचपन से ही काफी ताकतवर था। उसकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा थी और आम आदमी से उसकी ताकत 2 गुनी थी। लड़ाकू क्लब में कोई भी उसे हरा नहीं पाता था, जिससे वो काफी अकेला महसूस करता था। लेकिन जैसे ही नवीन ने अपने लड़कों से उनके पीटे जाने की बात सुनी, तब उसे महसूस हुआ कि उसे एक अच्छा विरोधी मिल गया था। इसीलिए वो राज का पीछा कर रहा था। अब राज को देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि राज भले ही दुबला पतला था, लेकिन फिर भी उसमें लड़ने की ताकत थी। हाँ बिल्कुल, तुम इसे मेरे लड़कों को मारने के बदले की तरह देख सकते हो। शायद तुम्हें थोड़ा गुस्सा भी आ जाए और तुम मुझसे ठीक तरह से लड़ो। इसे तुम मेरे यहाँ होने की वजह के तौर पर भी देख सकते हो, नवीन ने लड़ाई करने के अंदाज में खड़े होकर कहा। थोड़ी ही देर में नवीन बहुत ही भयानक दिखने लगा। ये सब बकवास एक तरफ रखो, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो ना? राज ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं बस तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। साथ ही साथ तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना बोलना पड़ा, वरना मैं बहुत शांत इंसान हूँ और मैं अपने मुक्कों से ही बात करना बेहतर समझता हूँ, नवीन ने घुर्राते हुए कहा। तुम शांत हो? अगर तुम शांत हो तो फिर इस दुनिया में हर कोई शांत नहीं है, राज ने मन ही मन सोचा। अब मेरा वार चखो, नवीन ने राज की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसने अपने दाएं मुक्के को राज की तरफ लहराया और एक ताकतवर हमला करने की कोशिश की। राज ने उसे जरा भी कमजोर नहीं आंका। उसने आज ही अपने आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसीलिए वो नवीन को हल्के में नहीं ले सकता था। जब राज को समझ में आया कि नवीन उस पर सीधे मुक्के से वार करने वाला है, तो राज ने अपनी कलाई मोड़ी और शुरुआती फीस नंबर 3 दोहराना बेहतर समझा। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, पंजे की तरह अपने हाथों को बनाया और किसी सांप की तरह अपने हाथों को हिलाने लगा। अपनी उंगलियां मोड़कर बड़ी आसानी से उसने नवीन की कलाई को पकड़ लिया। नवीन का हाथ उसी जगह पर रुक गया और 1 इंच भी नहीं हिल पाया। नवीन को अपनी कलाई में दर्द महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राज की उंगलियां नट बोल्ट की तरह उसकी कलाई में घुसती चली जा रही थी। राज के जैसे दुबले पतले लड़कों को तो नवीन एक हाथ से ही फेंक देता था, लेकिन अभी कुछ अलग ही नजारा था। नवीन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राज का हाथ जरा भी नहीं हिल पा रहा था। ये देखकर राज को एहसास हो गया था कि नवीन जितना ताकतवर दिख रहा था उतना भी ताकतवर नहीं था। भले ही नवीन आकार में बहुत बड़ा था और खूब ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अपनी ताकत का नमूना देखकर राज को एहसास हुआ कि वो एक बच्चे से ही लड़ रहा था। क्या राज नवीन को हरा पाएगा? क्या कलंदर राज का पीछा करते हुए ये सब देख रहा है? क्या राज सही सलामत अपने हॉस्टल वापस पहुंच पाएगा?